हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बायोलॉजी विद श्रद्धा में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में पार्ट 3 की। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देख सकते हैं। बच्चों, आज ये आखिरी पार्ट रहने वाला है डाइजेशन का, और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और साथ में हमने बक्कल कैविटी, ये सब में कितना हद तक क्या डाइजेशन होता है, टूटकर क्या नया बनता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग फाइनल डाइजेशन की बात करेंगे। एक्चुअल जो डाइजेशन था वो तो ऑलरेडी हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच का कॉइल्ड वाला पोर्शन है, इसमें हुआ था, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है बच्चों, जो टूटा हुआ खाना है उसके एब्जॉर्प्शन की। तो अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो इस स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। उन्हीं की वजह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलती है। तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे नए स्ट्रक्चर के बारे में जो कि विलाई होते हैं। क्या होता है? विलाई बोलते हैं इन्हें। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो बच्चों, अभी तक क्या हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें जितने भी सिंपल फूड थे वो मिले थे। क्या क्या थे वो? सबसे पहली चीज प्रोटीन्स थी, है ना। उसके अलावा हमें मिला था यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरी चीज जो थी वो थी, खाने में हमारी ये तीनों चीजें पाई जाती है, राइट। फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये तीनों ही चीज हमारे कॉम्प्लेक्स फूड में, जो हम खाना जब खाते हैं तब ये हमारे कह सकते हैं कि खाने में पाया जाता है। अब हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करता है? ये इस खाने को तोड़ता है। अब या जो किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, किस तरह से ब्रेक होते हैं, किस तरह से क्या क्या एंजाइम है, ये सब मैंने पहले 2 लेक्चर में बता दिया है ना, डाइजेशन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो बच्चों, फाइनली अगर प्रोडक्ट्स देखें तो इसमें क्या क्या हमें मिलता है? फैट्स जो होता है, इससे हमें मिलता है फैटी एसिड, और दूसरा हमें मिलता है फैट से ग्लिसरॉल। जबकि प्रोटीन्स जो है वो जब टूटेगा तो उससे हमें मिलता है एमिनो एसिड्स। क्या मिलता है? एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो सबसे सिंपल शुगर जिसे हम मानते हैं वो बच्चों होता है ग्लूकोज, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो ये बनता है ग्लूकोज। तो कहीं ना कहीं हमारा जो खाना है इसमें यही 3 अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स फूड पाए जाते हैं जो कि फाइनली टूटकर कुछ ये रूप लेते हैं: ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब क्या बारी आती है? तो बच्चों, अब खाना तो पच गया, अब इसका मेन टारगेट कहाँ है कि कहाँ से पहुंचना है? तो वो है हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यू तक, है कि नहीं। क्योंकि भाई यही जब खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, जो खाना ब्रेक हुआ है, इसके एब्जॉर्प्शन के बाद ही हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है ना, तभी हम ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक हुआ खाना है इसको पहुंचना है सेल और टिश्यू तक। तो ये पहुंचेगा किसके जरिए? तो जरिया एक ही है, और वो होता है बच्चों ब्लड, है ना। ब्लड के जरिए जो भी खाना है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू और पहुंचता है हमारे सेल्स और टिश्यू तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें मदद करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, अब ये विलाई जो होते हैं ना बच्चों, ये क्या होता है कि ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये 3 पार्ट, इनमें ये विलाई पाए जाते हैं, दोनों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। अब आपको ये पूछा गया इस टॉपिक से क्वेश्चन है कि व्हाट इज विलाई, और उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि क्या फंक्शन होता है जो कि ये परफॉर्म करता है। तो विलाई की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर मैं ये वॉल देख लूं, तो अगर ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर का वॉल, तो इसके अंदर पे यहाँ पे मैं ढेर सारे ऐसे विलाई पाए जाते हैं। अब इसका जरा मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों विलाई। ऐसे ऐसे ढेर सारे फिंगर जैसे ही दिखते हैं, जैसे ढेर सारे फिंगर्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनको डेफिनेशन ही इसकी ऐसी शुरुआत की जाती है कि पूछा जाता है व्हाट इज विलाई, तो हम ये लिखते हैं कि दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्ट करने का मतलब है निकलते रहते हैं या अंदर की तरफ निकले हुए रहते हैं, है ना। तो भाई जब अंदर की तरफ रहेंगे तभी ना एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि खाना तो इसी कॉलम में होता है ना, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है। तो ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर सप्लाई होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। क्योंकि
बच्चों खाना जो है वो तो ब्लड तक पहुंचना है, और ब्लड जो है उसको किसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड जो है कहाँ किसके अंदर फ्लो करता है, तो हम जानते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिन्हें हम नसें कहते हैं, नसों के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो एक बड़ी वेसल हर एक विलाई में पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इधर अगल बगल खाना है, ये जो सिंपल खाना है, ये जब ये क्या करेगा, ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है ये इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ, अब इन वेसल्स पर पहुंचता है। ये जो वेसल्स इन विलाई के अंदर पाए जा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करके, और अब ये ब्लड वेसल के अंदर है तो ब्लड इसी के अंदर रहेगा। अब ये ब्लड की मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से पहुंच जाएंगे हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू तक, और जो भी डाइजेस्टेड खाना है वो फाइनली यूज हो जाएगा क्योंकि वो सेल और टिश्यू तक पहुंच गया। तो बच्चों यहाँ पे एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन में या कौन से पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्जॉर्प्शन का काम चलता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का। तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दे और बोले कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल जो खाना था वो आपका ब्रेक भी हुआ और साथ साथ में एब्जॉर्ब भी हुआ। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, इसको दिमाग में बैठा लेंगे, है ना। तो इस तरह से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बगल कैविटी, फिर हम पहुंचे स्टमक में, स्टमक से हम गए डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट है खाने का, वो बाहर आ जाता है किसकी मदद से, एनस की मदद से। तो एनस की मदद से जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से पूरे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जानते रहेंगे बच्चों कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पहला सेक्शन आपको इधर दिख रहा है, कैसा निकला हुआ जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, लोगों का सुना होगा कि हाँ भाई इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो क्या होता है कि कई बार यहाँ पर अपेंडिक्स जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो ग्रो कर जाता है। अब सपोज करिए साइज इतनी सी है, वो साइज बढ़ गई, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि इसको ऑपरेट करके, इसको डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं और निकाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इस पे डाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक तरह से कहा जाए तो अपेंडिक्स जो है वो हमारा एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनका अभी करंट टाइम में अब कोई काम नहीं रह गया। पहले के समय में था बट अब नहीं रह गया है। बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी इसके अंदर अपना घर बना के रखते हैं, बट वो बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और उनसे हमारे बॉडी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह का काम चलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। विलाई का कई बार डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन पूछता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि एक काम ये साफ साफ क्या कर रहा है कि जो भी खाना है, सिंपल फूड है, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा रहा है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दो फंक्शंस लिखे विलाई के, तो दूसरा फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाने की बात क्या है, तो बच्चों ये जानते रहिएगा कि जो विलाई होता है ना, ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स जगह पर है, एक बहुत ही छोटे जगह पे अंदर ये ढेर सारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये जो इतना सेक्शन है ना, ये हमारे पेट में सिर्फ इतनी सी जगह में होता है। तो जगह बहुत छोटी है और खाना इतना सारा है जो कि टूटकर एब्जॉर्ब होना है। तो ऐसे में क्या है कि जगह एब्जॉर्ब करने की जो जगह होती है उसे बढ़ाना जरूरी होता है। तो ऐसे में सिंपली अगर डाइजेशन की बात करो, अगर मैं कहूँ एक बार के लिए सपोज करूँ कि विलाई नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ इतने एरिया में या इनके वॉल्स में होगा अंदर से। लेकिन अगर मैं यहीं पे विलाई बना दूं, जैसे ये यहाँ पे ढेर सारे विलाई अंदर के वॉल पे पाए जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एरिया बढ़ा दे रहे हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि इधर सिंपली ऐसी वॉल थी तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ इतने जगह पे हुआ, अगर इसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर बन जाए तो समझ लीजिए इतने जगह पे तो एब्जॉर्प्शन हुआ ही, साथ में इधर भी हुआ, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, तो एरिया बढ़ा कि नहीं। तो यही दूसरे फंक्शन में आता है विलाई के कि एक तो ये एब्जॉर्प्शन करता है, दूसरा ये सरफेस एरिया भी बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, बोथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और साथ साथ
लार्ज इंटेस्टाइन में भी। तो इस तरह से बच्चों डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक छोटा सा टर्म आपको कई बार पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों क्या होता है ना, जब खाना हमारे माउथ से लेकर स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है तो उस समय में पूरी तरह से जो वॉल्स हैं, स्मूथ मसल्स हमारे जो भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, सिकुड़ते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहती है जब तक डाइजेशन हो रहा है। कहां से कहां तक? पूरे माउथ से लेके टिल यहां तक, एनस तक हम कह लीजिए या लार्ज इंटेस्टाइन तक कह लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। इसी कंटिन्यूअस या रिदमिक को, रिदमिक मतलब एक लय में चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स को पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो पूरी प्रोसेस चलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये होता है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बोलस भी क्वेश्चन बनता है। बोलस मैंने पहले लेक्चर में इस चैप्टर के बताया था कि बोलस क्या होता है। जो खाना होता है जब ये सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो वो एक गोल जो राउंडेड स्ट्रक्चर खाने का बन जाता है मुंह में ही, उसे हम बोलस कहते हैं। तो खाना प्लस सलाइवा, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सलाइवा, सॉरी बोलस, सलाइवा नहीं, बोलस कहलाता है। ठीक है, और ये हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और साथ में हमने डाइजेशन की भी बात की अलॉन्ग विद विलाई का और विलाई का फंक्शन। तो आई होप बच्चों आज का जो ये लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डाइजेशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।